शेगांव में संत गजानन महाराज के मंदिर में अब गर्भवती महिलाएं और 65 वर्ष से अधिक वृद्ध नागरिकों को भी दर्शन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेना जरूरी है। संत गजानन महाराज के मंदिर में दुनिया भर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस वजह से इस शहर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस शहर की हमेशा गुलजार रहने वाली गलियां भी वीरान हो गई थी। लंबे समय तक मंदिर बंद रहने से शहर के होटल मालिक हो या छोटे बड़े दुकानदार सभी संकट में आ गए थे। हालांकि बाद में संक्रमण कम होने पर राज्य सरकार ने मंदिर खोलने की अनुमति दी। सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए शेगांव संस्थान ने प्रतिदिन कम से कम 10,000 भक्तों के दर्शन करने का प्रयास किया है। हालांकि सरकार के नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सार्वजनिक स्थानों यानी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इस बीच अब जब सरकार ने सिनेमा घर, मॉल और अन्य स्थानों पर रियायतें दी है, तो शेगांव संस्थान ने भी गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों भी दर्शन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि कुछ प्रतिबंध है जो आवश्यक है। गर्भवती महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक दर्शन कराना चाहते हैं तो कोविड-19 का टीका लगवाना जरूरी होगा। जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं उन्हें ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पहले ई पास लेना होगा, साथ ही अपना आधार कार्ड और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। 10 वर्ष से कम के बच्चों के दर्शन को लेकर सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण फिलहाल बच्चों के मंदिर में प्रवेश पर रोक है। अकोला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में संचारबंदी 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अकोला में 25 नवंबर की सुबह तक के लिए संचारबंदी बढ़ाया गया है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अकोला में 17 नवंबर से 23 नवंबर तक शाम 6 बजे रात का कर्फ्यू लगाया गया था। इस बीच शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू बढ़ाने के लिए उपविभागीय पुलिस अधिकारी की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार अकोला शहर में रात के कर्फ्यू को 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अकोला शहर में 23 नवंबर की रात 10 बजे से 25 नवंबर की सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं और कोरोना टीकाकरण सत्र जारी रहेगा। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर मुंबई में एक सभा के लिए जा रहे थे। इस दौरान चिखली तहसील के बेराला फाटा के पास उनके वाहन को एक तेज रफ्तार दुपहिया ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दुपहिया सवार 2 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मियों को औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विशेष बात तो यह है कि दुर्घटना के बाद रविकांत तुपकर ने खुद अपनी गाड़ी से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। स्वाभिमानी किसान संगठन नेता रविकांत तुपकर के वाहन से टकराकर 2 बाइक सवार युवक जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रविकांत तुपकर सोमवार देर रात मुंबई जा रहे थे, तभी 2 युवक चिखली तहसील के बेराला फाटे के पास हाईवे पार करते हुए अचानक तुपकर के वाहन के सामने आ गए और टक्कर लगने से बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। रविकांत तुपकर ने दोनों युवकों को अपनी निजी वाहन से चिखली के निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनमें से एक की हालत गंभीर होने से उसे औरंगाबाद के सिग्मा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोनों युवक चिखली तहसील के येवड़ा के रहने वाले हैं। इनमें से एक की पहचान तुषार परिहार और दूसरे की पहचान गजानन सोलंकी के रूप में हुई है। एसटी कार्यकर्ता विभिन्न आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस बीच एसटी कर्मचारियों ने अकोला शहर के डिपो नंबर 1 में होम हवन कर डिपो नंबर 2 में शीर्षासन कर आंदोलन किया। एसटी महामंडल के राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल से बसों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक एसटी कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रखने के निर्णय पर कर्मचारी अड़िग है। इसी के साथ अब एसटी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसी कड़ी में एसटी को राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए और सरकार की सद्बुद्धि के लिए डिपो नंबर 1 में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने होम हवन किया और डिपो नंबर 2 में शीर्षासन करके कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कर्मचारी हर दिन अभिनव आंदोलन कर सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
आज आमचा संपाचा 17वा दिवस आहे. 17 दिवस उलटूनही आज सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही आहे. आमच्या कुटुंबातल्या आज 40 जणांनी आत्महत्या केलेली आहे. कसं निर्दयी सरकार आहे हे. सरकारचं आमच्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही आज हे खाली डोकं वर पाय हे आंदोलन केलेलं आहे. अकोला में महावितरण की बकाया राशि 73 करोड़ रुपए के भी पार चली गई है। यही वजह है कि महावितरण ग्राहकों से बकाया बिल भरने की मांग कर रहे हैं। महावितरण की बकाये का पहाड़ 73 करोड़ रुपए के पार चला गया है। जहां महावितरण का दैनिक खर्च बढ़ रहा है, वहीं बिजली बिल का बकाया भी बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि महावितरण को कर्ज लेकर अपनी व्यवस्था चलानी पड़ रही है। महावितरण के लिए आय का एकमात्र स्रोत है, इसीलिए जिन ग्राहकों को मोबाइल, केबल नेटवर्क जैसी सेवाओं के लिए अपने बिलों का भुगतान नहीं करना है, उन्हें नियमित रूप से अपनी बिजली बिलों का भुगतान करना चाहिए, ऐसी अपील महावितरण की ओर से की गई है। अकोला आर्मी स्थानीय 11 महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन में 17 नवंबर 2021 से CATC कैंप 148 शुरू किया गया था, जिसका मंगलवार को समापन हुआ। अमरावती ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर SK झा युवा सेना पदक और 23-11 महाराष्ट्र बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल CP भडोला के नेतृत्व में ये CATC कैंप 148 का आयोजन किया गया। मैप पर गोरगांव नाला दर्शाया गया है, जो कि 15 से होकर 13 तक बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पे रेड कलर में रोड एंड ट्रैक्स दर्शाए गए हैं। रोड DM 339 पॉइंट ऑपरेशन में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट्स निशान दर्शाए गए हैं। डन। यहाँ पे जितने भी ज़मीनी निशान हैं वो इस मैप के साथ में प्लानिंग फैक्टर में आपने जो प्लान करना है मूवमेंट का, अपना ट्रुप्स का, अपनी गाड़ियों का, अपने टैंक्स का, मी सिनियर अंडर ऑफिसर धनश्री देशकर फ्रॉम RDG कॉलेज अकोला। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आमच्या 11 महाराष्ट्र बटालियनमध्ये CATC कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले। त्यामध्ये आम्ही नवनवीन प्रकारच्या उपक्रमात आम्हाला पार्टिसिपेट करण्याची संधी मिळाली। नंतर बॅटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट सारख्या आणि मॅप रीडिंग सारख्या उपक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग व्हावा म्हणून आम्हाला काटेपूर्णा येथील वाईल्डलाईफ सेंच्युरी येथे नेण्यातसुद्धा आले। तिथे आम्ही वन्यजीवांबद्दल माहिती मिळवली। नंतर कॅम्पमध्ये PI स्टाफ, ANOज, JCOज यांनी आमच्याकडे विशेष लक्ष दिले। नंतर सकाळचं जेवण, नाश्ता, चहा नाश्ता याकडे आणि मेडिकल सुविधावर आमचे जास्त प्रमाणात लक्ष देण्यात आले। उत्कृष्ट सोयीसुविधा आम्हाला मिळवल्या। आमच्या बटालियनचे 11 महाराष्ट्र बटालियनचे CO सर यांनी आमच्या प्रत्येक उपक्रमामध्ये सहभाग दर्शविला। दिनांक 17 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर या कालावधीत 11 महाराष्ट्र बटालियन अकोला इथे CATC कॅम्प राबवण्यात आलेले आहे। या कॅम्पचे नियोजन अमरावती ग्रुप कमांडर AP झा यांच्या मार्गदर्शनामध्ये हा कॅम्प नियोजित केलेला आहे। या कॅम्पमध्ये अकोल्यातील एकूण 142 विद्यार्थ्यांचा याच्यामध्ये समावेश आहे, ज्याच्यामध्ये SA शिवाजी कॉलेज, RLT कॉलेज, LRT कॉलेज, PDKB कॉलेज, RDG कॉलेज इथल्या NCC कॅडेट्सनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवलेला आहे। यात आज कॅम्पचा शेवटचा दिवस आहे आणि आमच्या कॅम्पमध्ये 11 महाराष्ट्र बटालियनचे लेफ्टनंट कर्नल CP भडोला सर यांनी उत्कृष्टरित्या या कॅम्पचे आयोजन व नियोजन केलेले आहे। या कॅम्पमध्ये NCC ऑफिसर म्हणून लेफ्टनंट श्वेता मेंढे RDG कॉलेज, लेफ्टनंट अश्विनी बलोदे मॅम शिवाजी कॉलेज आणि लेफ्टनंट सुनील बोचरे सर SR वनोजा कॉलेज आणि सोबतच 4 JCO, 9 NCO, 1 SM आणि 1 CO असे टोटल 11-12 लोकांची इथे नेमणूक करण्यात आलेली आहे। या कॅम्पमध्ये NCCच्या विद्यार्थ्यांचं विविध प्रमाणात उत्कृष्ट त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरता इथे विविध प्रकारचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येते, ज्यामध्ये रायफल कॉम्पिटिशन, मॅप रीडिंग कॉम्पिटिशन, सेल्फ डिफेन्स, सोबतच ऑप्टिकल ट्रेनिंग आणि सँड मॉडेल ब्रीफिंग,
आणि विविध प्रकारचे इथे स्पर्धांचं आयोजित करण्यात येतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. आणि याकरता विशेष म्हणून आमच्या कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल CP बदोला सरांनी विशेष लक्ष दिलेले आहेत. आणि विशेष म्हणून विद्यार्थ्यांच्या जेवणाकरताही त्यांच्या आवडीनिवडीनुसार यांना तिथे विशिष्ट प्रकारचं प्रत्येक गोष्टीमध्ये मार्गदर्शन केलं जाते. तिरुपति के दर्शन करने गए अमरावती में रहने वाले शेगुकर परिवार को सुरक्षित वापस अमरावती लाया गया है. पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के प्रयासों से आंध्र प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई और उन्हें अमरावती के लिए एयरलिफ्ट किया गया. अमरावती के पत्रकार प्रवीण शेगुकर और उनका परिवार आंध्र प्रदेश के तिरुपति में देव दर्शन करने गया था. इस बीच वे और उनका परिवार तिरुपति में जारी मूसलाधार बारिश में बने हालात की चपेट में आ गए. प्रवीण शेगुकर ने स्थानीय प्रशासन, कंट्रोल रूम, जिला कलेक्टर की मदद मांगी, लेकिन समय रहते किसी ने सहयोग नहीं किया और परिजन बेहाल हो गए, जिसके बाद उन्होंने पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से संपर्क किया. पालक मंत्री ने उन्हें फोन पर सुरक्षित अमरावती वापस लाने का वादा किया. यशोमती ठाकुर ने तुरंत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव BM संदीप को फोन किया. उन्होंने आंध्र प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी CM अय्यप्पा की मदद से स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता किरण कुमार को शेगुकर परिवार की मदद के लिए भेजा. इस दौरान गुडून से चेन्नई के लिए सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था की गई, जिसके बाद चेन्नई से नागपुर के लिए सभी की उड़ान की व्यवस्था पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने की. परंतु तिथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे तिथे संततधार पाऊस सुरू होता. संततधार पावसामुळे तेथील रेल्वे मार्ग आणि रस्ता मार्ग पूर्णतः बंद झाला असल्यामुळे 20 तारखेचं आमचं रिझर्वेशन होतं, परंतु सर्व ट्रेन आणि बसेस रद्द होत्या. त्याच्यामुळे आम्ही गुडूर स्टेशनवर अडकून पडलो होतो. आम्ही अमरावतीमधील सर्वांशी संपर्क केला. त्याच्यानंतर आम्ही पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांच्याशी सुद्धा संपर्क केला, परंतु आमच्या विवंचनेची दखल हे केवळ आणि केवळ पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांनी घेतली. त्याच अनुषंगाने आम्ही आता गुडूरवरून चेन्नईला आणि चेन्नईवरून पुण्याला पोहोचलेलो आहोत. आता इथून आमचा नागपूरचा प्रवास थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. आज की दुनिया में पैसा बेहद ज़रूरी है. इसके लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं. हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके लिए अपवाद है. ऐसा ही एक मामला मेलघाट से सामने आया है, जहां धारणी में एक ट्रक चालक ने 10 दिन पहले उसके बैंक के खाते में जमा 14 लाख रुपए मेरे नहीं कहते हुए सबका ध्यान खुद की ओर खींचा. ट्रक चालक की ईमानदारी की वजह से पैसे को असल लोगों तक पहुंचा दिया गया है. जहां इन दिनों ईमानदारी एक दुर्लभ गुण बन गया है, वहीं एक ट्रक चालक ने खुद के खाते में गलती से जमा लाखों रुपए लौटा दिए. इस ईमानदार ट्रक ड्राइवर का नाम है मोहम्मद फिरोज अब्दुल अजीज. मोहम्मद फिरोज धारणी में रहते हैं. शहर के एक बैंक में हमेशा की तरह कुछ काम के लिए गए थे. इस बीच फिरोज ने बैंक कर्मचारी को मोबाइल से मैसेज दिखाते हुए मेरे खाते में 14 लाख रुपए जमा करा दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये किसने किया. ये पैसा मेरा नहीं है, इसे निकाल लीजिए. जिसके बाद बैंक हरकत में आया. जांच करने पर बैंक को अपनी गलती मालूम हुई और फिरोज के खाते से रकम निकाल ली गई. खास बात तो ये है कि 10 दिन पहले ही फिरोज के खाते में पैसा जमा हुए थे, बावजूद उन्होंने 1 रुपये भी नहीं निकाला. उधर बैंक के फ़ोन करने पर उसने पैसे लौटाने की प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया. बैंक से एक ईमेल प्राप्त करने के बाद शनिवार को RTGS द्वारा पैसा वापस कर दिया गया. इसके लिए बैंक मैनेजर शशांक गजबिये और मिलिंद नेरकर ने उसका शुक्रिया अदा किया. फिरोज की ईमानदारी की तारीफ पूरे जिले में हो रही है. मेरे अकाउंट में 14,64,621 रुपये आए. मेरे को पता लगा, मैं बैंक में गया. बैंक में जाने के बाद मैसेज बताया बैंक साहब को कि मेरे अकाउंट में 14,64,621 रुपये आए, इसको वापस लौटाना है. मेरे को इसमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए. बैंक प्रशासन ने ये बोला कि बोले आपका किसका पेमेंट आया है, उनसे बात कराओ. मैंने उनसे बात कराया, उन्होंने वहाँ से एक कागज़ भिजाए और वो कागज़ के आधार पर मैंने पूरा पेमेंट उनको वापस लौटाया. विधान परिषद की नागपुर स्थानीय संस्था निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार छोटू भोयर ने अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया है. मंगलवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, कैबिनेट मंत्री सुनील केदार, शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने समेत महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता उपस्थित थे.
विधान परिषद के लिए नागपुर स्थानीय निकाय संस्थान निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 दिसंबर को चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से छोटू भोयर ने मंगलवार को अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया। इस सीट के लिए सोमवार को भाजपा से चंद्रशेखर बावनकुले ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से छोटू भोयर ने बिना किसी शक्ति प्रदर्शन के पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन अर्ज दाखिल किया। इस दौरान छोटू भोयर ने महाविकास आघाड़ी के सभी सहयोगी पार्टियों के सहयोग से अपनी जीत का दावा किया। 14 तारखेला जो निकाल लागेल तो महाविकास आघाडीच्याच बाजूने लागेल हा विश्वास तुम्हाला सांगतो। भुवनेश्वर पेठे जे आहे ते थोडे बाहेर होते, ते इथे 5-10 मिनिटात पोहोचत आहे। कोणाची नाराजी नाही, त्याला कोणी अदरवाईज घेण्याचं तसं कारण नाही। महाविकास आघाडीचे नागपुरातले लीड पार्टनर म्हणून काँग्रेस एकत्रितपणे या ठिकाणी उभी आहे आणि मला असं वाटतं की भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे विरोधक हे छिन्न विच्छिन्न अवस्थेत तुम्हाला 14 तारखेला दिसून येतील। नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक छोटू भोयर ने सोमवार को ही भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद छोटू भोयर को विधान परिषद के लिए कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने सोमवार की देर रात इस संबंध में परिपत्र जारी किया। मंगलवार को नामांकन अर्ज दाखिल करने के आखिरी दिन डॉक्टर रविंद्र उर्फ छोटू भोयर ने कांग्रेस की तरफ से अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया। इस दौरान राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि सभी के सहकार्य और विश्वास से कांग्रेस की जीत पक्की है। आम्ही लोक निवडणुका हे जिंकण्यासाठी लढतो। लोकांचा विश्वास, लोकांचा त्या ठिकाणी असलेला आमच्याप्रती असलेलं प्रेम आणि लोकांनी आमच्याप्रती दाखवली सहानुभूती, या विषयावर आम्ही आजपर्यंत निवडणूक जिंकलो, पुढे सुद्धा जिंकणार आहे। इस बार नवंबर के महीने में बादलों की वजह से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। भंडारा जिले में इस बदलते मौसम की वजह से सुबह के समय घना कोहरा छा जा रहा है। वैसे तो नवंबर के महीने में विदर्भ में गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी होती है, लेकिन इस बार मौसम अपना कुछ अलग ही खेल दिखा रहा है। पिछले दिनों आसमान में बादल छाए रहने के बाद अब सुबह के समय घना कोहरा रह रहा है। भंडारा जिले में घने कोहरे की वजह से सुबह के समय वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की लाइट जलाकर महामार्ग से गुजरना पड़ रहा है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।